हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज अपन रिवाइज करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक सिंपल सा चैप्टर है, इसका वेटेज है एग्जाम में 4 to 8 मार्क्स। यानी एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है 4 से 8 नंबर का। तो इस चैप्टर को अपन फटाफट रिवाइज कर लेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप्स जो एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग पहला पार्ट है, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो इस कैपिटल बजटिंग वर्ड से तो आप बहुत फैमिलियर है, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे कैपिटल बजटिंग की है, या फिर मैं कह सकता हूँ बहुत डेप्थ में की है कैपिटल बजटिंग। तो सेम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होंगे। फर्क इतना है कि वहां पे जो वहां पे जो कैपिटल बजटिंग अपन ने की है वो डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग होती थी। मतलब आप प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी चेक करते थे जो विद इन द कंट्री इस्टेब्लिश होने वाले हैं। यहाँ पे अपन इंटरनेशनल वर्ड ऐड कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी चेक करेंगे जो आउटसाइड द कंट्री सेटअप होने वाले हैं। तो अपना बेस जो है वो सेम रहेगा जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में ध्यान रखने रहते हैं। ओवरऑल बेस जो है आपका, जो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे किया वो ही आएगा। तो अपन सबसे पहले उसी को रिवाइज करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका होगा आपको कैपिटल बजटिंग छोड़े। तो पहले अपन इसका बेस कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो आपको इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के लिए ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है अपने कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो पहला है कि टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज करना अपने कैप बज का पहला ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लोज कितने लेवल पे जनरेट होते हैं? 3 लेवल पे। पहली स्टेज होती है कैश फ्लो की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका कैश आउटफ्लो होता है जब आप प्रोजेक्ट स्टेब्लिश करते हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखिए, फर्स्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी आपकी प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग, यानी पूरे प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट है। फिर आपकी आएगी वर्किंग कैपिटल जो उस प्रोजेक्ट में लगने वाली है। तो फिर आपका आएगा नेट वर्किंग कैपिटल, लेकिन आप इसमें से माइनस कर दोगे पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट, यानी इस प्लांट को सेटअप करने के लिए आप कोई एग्जिस्टिंग प्लांट को अगर डिमोलिश कर रहे हो या स्क्रैप कर रहे हो तो उसकी जो सैल्वेज वैल्यू आएगी वो आपके इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट लेवल क्या होगा कैश फ्लो का? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट्स। फिर जब आप प्रोजेक्ट सेटअप कर लोगे तो ये प्रोजेक्ट आपको कैश फ्लोज देगा थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो फिर अपन कैलकुलेट करेंगे कि एन्युअली कितना कैश फ्लो आने वाला है इस प्रोजेक्ट से। तो सेकंड लेवल है कैश फ्लो का एनुअल कैश फ्लोज। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज मैंने अज्यूम किया है कि 3 साल है अपने प्रोजेक्ट की लाइफ, तो ईयर लिखे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस प्रोजेक्ट की वजह से सेल्स कितनी होगी अपनी ईयरली, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। तो फिर अपना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, सिर्फ टैक्स माइनस करेंगे कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए, यानी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट माइनस नहीं होता है। बिकॉज जब आप इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करोगे, तो उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्थ और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों इनपुट होगी। तो अगर आप डेप्थ होल्डर्स की कॉस्ट ले रहे हो तो उनका कैश फ्लो भी लो, इसलिए कैश फ्लो इसलिए जो इंटरेस्ट आपकी डेप्थ पे लगने वाला है उसको माइनस नहीं करेंगे। दोनों का कॉस्ट लिया, इक्विटी का और डेप्थ का, तो दोनों का कैश फ्लो लो, इक्विटी का भी और डेप्थ होल्डर्स का भी, इसलिए इंटरेस्ट माइनस मत करो। तो आप पीबीआईटी में से सिर्फ टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास नॉपेट आ जाएगा कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होने वाला है इस प्रोजेक्ट से। और डेप्रिसिएशन अपना नॉन कैश एलिमेंट था जो माइनस किया, तो ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लोस। तो ये सेकेंड स्टेज होती है।
ना जब इस प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, इसको स्क्रैप में सोल्ड कर दोगे और इसमें जो वर्किंग कैपिटल लगी है उसको निकाल लोगे। तो आपका थर्ड लेवल आएगा कैश फ्लो का, दैट इज द टर्मिनल वैल्यू, कि एट द लास्ट जब ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है तो कितना कैश फ्लो आएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीटीएसवी मतलब पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने सारी फिक्स्ड एसेट्स को स्क्रैप में सोल्ड किया तो कितनी सैल्वेज वैल्यू आई, प्लस आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी रिकवर हो पाई। तो ये है आपका टर्मिनल कैश फ्लो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अपना टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज, और 3 लेवल पे कैश फ्लो होंगे। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एनुअल कैश फ्लोज, तीसरा है आपका टर्मिनल वैल्यू। तो कैश फ्लो कैलकुलेट करने के बाद अपना सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या ये प्रोजेक्ट वायबल है, यानी फाइनेंशियली वायबल है या प्रॉफिटेबल है। तो अपन कैसे चेक करेंगे, 2 मेथड होते हैं अपने पास। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल लो, इस प्रोजेक्ट की कितनी वैल्यू है आज के दिन। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो अवॉइड करेंगे। तो एनपीवी कैसे निकालते हैं, सारे कैश इनफ्लोज को सारे कैश इनफ्लो में से सारे कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे। नाउ ये जो कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, अलग अलग टाइम पीरियड पे अक्रू हो रहे हैं, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। तो एनपीवी के लिए लिया अपन ने पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लो के 2 सोर्स कौन कौन से हैं, अभी अपन ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखा, एनुअल कैश फ्लो और टर्मिनल फ्लो, और आउटफ्लो का सिर्फ एक सोर्स है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, पीवी ऑफ एनुअल कैश फ्लोज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू और माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपकी प्रोजेक्ट की एनपीवी आ जाएगी। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो अपन प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो अवॉइड करेंगे। तो ये पहला तरीका हुआ वायबिलिटी चेक करने का। दूसरा तरीका होता है आईआरआर, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब प्रोजेक्ट कितना रिटर्न देने वाला है अपने को। तो इस रिटर्न को अपन कंपेयर करेंगे अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से। अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है, मतलब प्रोजेक्ट ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो अपन उसको सेटअप करेंगे। और अगर आईआरआर कम है रिक्वायर्ड रिटर्न से तो अवॉइड करेंगे। तो आईआरआर का मतलब होता है वो रेट जहां पे एनपीवी जीरो होगी। एनपीवी जीरो का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। वो रेट जहां पे एनपीवी जीरो होगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए वापस आते हैं। आईआरआर मतलब वो रेट जहां पे एनपीवी जीरो होगी, यानी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आप इसके लिए ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे। आप एक रेट देंगे, उस पर आप एनपीवी निकालेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल एनपीवी पॉजिटिव आती है ना, अगर अपने को एनपीवी जीरो पे लाना है तो एनपीवी कम करनी है, तो इसके लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा। आपकी एनपीवी और रेट में अपोजिट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है, जितना ज्यादा रेट उतनी कम एनपीवी।
और जितना कम रेट उतनी ज़्यादा एनपीवी। तो सपोज एक रेट लिया आपने और एनपीवी पॉजिटिव आई, तो आपको उसको जीरो पे लाना है, तो आप एक हायर रेट लोगे। इस तरीके से आप रिपीटेड एक्सरसाइज करते जाओगे और एनपीवी जीरो पे आओगे। तो ये है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन अपन एक शॉर्टकट तरीका लेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन एक रेट लेंगे और उस पर एनपीवी निकालेंगे से पॉजिटिव है। तो अपने को पता है कि एनपीवी अगर जीरो पे लाना है तो ये रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन एक बड़ा रेट लेंगे और उस पर एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और फिर अपन फॉर्मूला लगाएंगे कि लोअर रेट क्या था प्लस लोअर रेट पे एनपीवी क्या था, डिवाइड कर देंगे एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस इन रेट से। तो आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब दो रेट पे एनपीवी निकालो और फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, तो आपके पास आईआरआर आ जाएगा। अब ये आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट वायबल है, और अगर कम है तो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। तो ये सेकंड तरीका है अपनी वायबिलिटी चेक करने का। तो अभी तक जो आपने देखा ये आपका कैपिटल बजटिंग का बेस है, जो आप बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट लेवल पे भी कर चुके हो। सिर्फ ये रिवीजन के लिए था। सेम बेस आपको इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में भी यूज करना है। सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखना है। तो देखिए, अब अपन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग पे आते हैं। तो ये डिसीजंस को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, और दूसरा है कि इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है। तो दो सिनेरियो है। तो पहले सिनेरियो में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, देखिए, अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो अपन एनपीवी फॉरेन करेंसी में निकालेंगे, क्योंकि एनपीवी हमेशा अपन कंपनी की होम करेंसी में निकालते हैं। तो ये जो कंपनी है वो बाहर की है, तो अपन उस करेंसी में एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है वो हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर होंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो सारे एक्रू होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका यूज होगा, क्योंकि जनरली कैपिटल बजटिंग के सम में आपको इन्फ्लेशन का फैक्टर देते हैं। सारे कैश फ्लोज रियल कैश फ्लोज दे देंगे और फिर इन्फ्लेशन बता देंगे सारे साल का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैश फ्लो है ये T0 पे आ रहा है या T1 पे, यानी स्टार्ट ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द ईयर, ताकि आप उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सको। तो ये ध्यान रखना कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर एक्रू हो रहे हैं। और थर्ड है आपका कि आप फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करोगे। जो सारे कैश फ्लोज होंगे वो आपके इंडियन करेंसी में होंगे यानी रुपी में, लेकिन आपको एनपीवी फॉरेन करेंसी में निकालना है, तो आपको सारे कैश फ्लोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप फॉरवर्ड रेट कैसे निकालोगे, यूजिंग पीपीपी थ्योरी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर कोटेशन ए बाय बी है तो फॉरवर्ड रेट क्या होगा आपका, एट द एंड ऑफ ईयर 1 स्पॉट रेट इंटू 1 प्लस आर ए अपॉन 1 प्लस आर बी। आर ए का मतलब इन्फ्लेशन रेट इन कंट्री ए एंड आर बी का मतलब इन्फ्लेशन रेट इन कंट्री बी। आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको आता है, फॉरेक्स में बहुत डिटेल में किया अपन ने। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको जब आप फर्स्ट सिनेरियो देखोगे। सेकंड सिनेरियो होता है अपना कि इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है। इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसमें दो सिनेरियो होंगे। वापस देखिए, दो सिनेरियो होंगे। एक है कि कैश फ्लोज जो है ना, सिर्फ फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं। आपके जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं वो सिर्फ फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की सिचुएशन जैसा हो गया कि एक कंपनी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है और सारे कैश फ्लो उस कंट्री की करेंसी में हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंट्री अपनी इंडिया है, ये जो कंपनी है दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है
और उस कंट्री में सारे कैश फ्लो हो रहे हैं। तो अपन ये नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, जो पहले पार्ट में अपन ने पॉइंट्स किए हैं वो यूज करके। तो इट इज नॉर्मल सिनेरियो, यानी फर्स्ट टाइप जैसा है। फिर सेकेंड टाइप हो सकता है इसमें कि कैश फ्लोज अकर इन फॉरेन करेंसी एज वेल एज होम करेंसी, यानी आपके जो कैश फ्लो है ना वो रुपये में भी हो रहे हैं और फॉरेन करेंसी में भी हो रहे हैं। तो आपको कुछ स्टेप्स है जो ध्यान रखनी है। देखिए चार्ट में सबसे पहले आप फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लो, सारे साल का फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लो। कैसे? यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी। फिर आप फॉरेन करेंसी के कैश फ्लो को होम करेंसी में कन्वर्ट करो। देखिए सपोज ऐसी टेबल बनाई आपने, ईयर फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा फॉरवर्ड रेट, फिर यहाँ पे आप यूज करोगे होम करेंसी इक्विवेलेंट कैश फ्लोज, ये आपने इसको कन्वर्ट किया है। फिर आपके होम करेंसी में भी कैश फ्लो हो रहे हैं, ये अपन ने देखा, तो आप लिखोगे होम करेंसी के कैश फ्लोज, और फिर आ जाएंगे आपके टोटल कैश फ्लोज इन होम करेंसी। इस टाइप से आपकी टेबल बन जाएगी। और फिर थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट कर लोगे एनपीवी, तो इन सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास एनपीवी आ जाएगी प्रोजेक्ट की। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। इस पे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो आपके रुपये में भी हो रहे हैं और फॉरेन करेंसी में भी हो रहे हैं। तो पहली स्टेप आप फॉरवर्ड रेट निकाल लो, फिर फॉरेन करेंसी के कैश फ्लो को होम करेंसी में कन्वर्ट कर लो, और होम करेंसी के टोटल कैश फ्लो निकाल लो, और फिर थर्ड स्टेप में एनपीवी कैलकुलेट कर लो। तो ये सिंपल से पॉइंट्स है जो आपको यूज करने हैं। बाकी बेस जो है आपका वो सेम रहेगा जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है अपना इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फिर अपन आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू जीडीआर। जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो देखिए जब आपको ओनरशिप कैपिटल इंडिया में से रेज करना है ना, तो आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हो। जब आपको ओनरशिप कैपिटल इंडिया में से रेज करना है तो आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे। लेकिन अगर यही कैपिटल आपको फॉरेन कंट्री से रेज करना है तो वहां पे अपन जो इंस्ट्रूमेंट रेज करेंगे, जो इशू करेंगे, उसका नाम है जीडीआर, यानी आप ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करोगे। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं ब्रीफ में समझा देता हूं। सपोज ये अपनी कंपनी है इंडिया, सपोज अपने को लंदन से पैसा रेज करना है, तो ये कंपनी है, ये आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। आपको पाउंड में पैसा रेज करना है, तो इस जीडीआर में एक इंटरमीडिएटरी होता है जिसको अपन कस्टोडियन बोलते हैं। ये है आपकी कस्टोडियन, और जनरली ये बैंक होती है तो इसको बोलेंगे कस्टोडियन बैंक। इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये आपके शेयर्स की कस्टडी रखता है। तो अगर आपको जीडीआर इशू करने हैं तो आप क्या करोगे, आप इनको अपने शेयर्स डिपॉजिट कराओगे। इन शेयर्स के बदले ये बैंक इन इन्वेस्टर्स को जीडीआर इशू कर देगा और इनसे पैसा ले लेगा और ये अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देगा। और ये ही कस्टोडियन बैंक यहाँ कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज है तो इसको लिस्ट करा देगा। कस्टोडियन बैंक इन्वेस्टर्स को पैसा इशू कर देगा, जीडीआर इशू कर देगा और अपनी कंपनी के जीडीआर को लिस्ट करा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अपने जीडीआर का, बहुत ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इससे कवर हो जाएंगे। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसमें अभी अपने को नहीं जाना है। अभी अपन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जीडीआर कैसे रेज करते हैं और इसमें कितनी कॉस्ट आती है। तो आपको जो 4 पॉइंट याद रखना है ना, वो क्या क्या है देखिए। पहला है आपका कि जीडीआर फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं, जीडीआर फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं। दूसरा, शेयर्स अंडरलाइन जीडीआर, यानी हर जीडीआर के पीछे कुछ शेयर्स हैं आपके,
तीसरा, जीडीआर जनरली डिस्काउंट पे इशू होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो जनरली जीडीआर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो। और चौथा पॉइंट है कि जीडीआर में भी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है। आपने कस्टोडियन बैंक अपॉइंट किया, इसने आपके बिहाफ पे जीडीआर इशू किए, उनसे पैसा लिया, फिर पैसा आपको दिया, तो इस सब में फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है। तो जीडीआर में भी फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अगर आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए जीडीआर की। तो अब अपने को जो कैलकुलेट करना है ना जीडीआर के लिए, कि अगर अपने को टोटल फंड्स मालूम है कितना रेज करना है, तो अपने को निकालना है कि कितने जीडीआर रेज इशू करने पड़ेंगे। टोटल फंड रेज करने के लिए कितने जीडीआर रेज करने हैं, ये अपने को सीखना है। और सेकंड, इन जीडीआर की क्या कॉस्ट होगी। तो अपने को 2 चीज कैलकुलेट करना सीखना है कि नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड एंड सेकंड, इन जीडीआर की क्या कॉस्ट होने वाली है। तो देखिए चार्ट में पहला है आपका नंबर ऑफ जीडीआर टू बी इशूड। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला पार्ट है इसका कि जीडीआर का प्राइस क्या होगा होम करेंसी में। जीडीआर का प्राइस रुपी में कितना होगा। तो जीडीआर के पीछे इक्विटी शेयर्स होते हैं और जीडीआर डिस्काउंट पे इशू होता है। तो जीडीआर की प्राइस क्या होगी कि नंबर ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग जीडीआर, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, और उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया। सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि एक जीडीआर में 3 शेयर्स हैं और एक शेयर की मार्केट प्राइस है 300 रुपीज, और अपन 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो अपने पास एक जीडीआर की प्राइस कितनी होगी 300 × 3 × 0.9 दैट इज 810। लेकिन जीडीआर तो फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं, तो इन जीडीआर की प्राइस क्या होगी फॉरेन करेंसी में। तो आपका आ जाएगा प्राइस पर जीडीआर इन होम करेंसी, जो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया, और डिवाइड कर दोगे एक्सचेंज रेट से। तो से फॉर एग्जांपल आपका एक्सचेंज रेट चल रहा है 60, तो आपकी जीडीआर की प्राइस क्या होगी 13.5 पाउंड। आपके जीडीआर की प्राइस हो गई 13.5 पाउंड। अब जीडीआर में फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगता है, तो अपन देखेंगे कि इफेक्टिव प्रोसीड्स कितने आते हैं अपने पास पर जीडीआर, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट हटाने के बाद अपने पास कितना पैसा आने वाला है जीडीआर में। तो इफेक्टिव प्रोसीड्स पर जीडीआर कैसे निकालेंगे, प्राइस पर जीडीआर इन फॉरेन करेंसी इनटू 1 माइनस इशू एक्सपेंसेस। अपन अज्यूम करते हैं कि 2% का अपना फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो इफेक्टिव प्रोसीड्स कितनी होगी देखिए 13.5 इंटू 0.98, क्योंकि 2% तो कॉस्ट अपना एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो आपका प्राइस क्या होगा 13.5 इंटू 0.98, इफेक्टिव प्रोसीड्स हुई आपकी 13.23 पर जीडीआर। एक जीडीआर पे आपको कितना पैसा मिलने वाला है 13.23 पाउंड। तो अपन नंबर ऑफ जीडीआर कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस लेंगे आप इस मेथड को कि अपने को टोटल फंड्स कितना रेज करना है एक्सक्लूडिंग इशू एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस को हटा दो तो अपने को टोटल कितना फंड्स चाहिए। सपोज 10 लाख रुपए अपने को रेज करने थे, 10 लाख पाउंड। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 10 लाख पाउंड अपने को रेज करने थे, तो कितने जीडीआर इशू करना पड़ेंगे। तो एक पाउंड पे कितने आ रहा है, एक जीडीआर पे कितने पाउंड आ रहे हैं अपने पास 13.23। तो 10 लाख पाउंड के लिए कितने जीडीआर होंगे 75585 जीडीआर। ये कैलकुलेशन है आपके नंबर ऑफ जीडीआर की। आप सबसे पहले प्राइस निकाल लो होम करेंसी में जीडीआर का, फिर फॉरेन करेंसी में क्या प्राइस होने वाला है, और फिर इफेक्टिव प्रोसीड्स कितने आने वाली है आपके पास एक जीडीआर पे। फिर उसको डिवाइड कर दो कि टोटल अपने को फंड्स कितना चाहिए, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ जीडीआर। इसका एक और तरीका होता है, अगर आपको इशू एक्सपेंसेस पर जीडीआर से एक्सक्लूड नहीं करना है, पर जीडीआर से आपको फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हटाना है, तो आप एक काम करो, पहले निकाल लो कि टोटल फंड्स कितने रेज करने हैं इंक्लूडिंग इशू एक्सपेंसेस।
यानी इशू एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके कितना पैसा चाहिए आपको, और फिर प्राइस पर GDR से उसको डिवाइड कर दो। तो सपोज 10 लाख पाउंड आपको चाहिए थे और 2% आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो आपको 10 लाख से ज़्यादा चाहिएगा अगर आपको इशू एक्सपेंस भी इंक्लूड करना है तो 2 तरीके होते हैं आपके पास। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, सुने ध्यान से। आपके पास 2 तरीके होंगे कि या तो आप इस 10 लाख को 1.02 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएंगे टोटल फंड्स इंक्लूडिंग इशू एक्सपेंसेस, या फिर 10 लाख को डिवाइड कर दो 0.98 से तो आपके पास आ जाएगा टोटल फंड्स इंक्लूडिंग इशू एक्सपेंसेस। तो कौन सा मेथड फॉलो करना है? ये वाला, क्योंकि ये वाला गलत मेथड है, यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो इसको यूज करें। इन केस आप ये वाला मेथड यूज करते हैं सेकंड प्रेफरेंस, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि टोटल फंड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप लोगे टोटल फंड्स एक्सक्लूडिंग इशू एक्सपेंस कितना चाहिए और डिवाइड कर दोगे उसको 1 माइनस इशू एक्सपेंस से। तो ये आपका 1 माइनस इशू एक्सपेंस है 0.98, तो आपके टोटल फंड्स कितने हुए? 10,20,408। अब देख लीजिए, आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आपका आंसर सही आना चाहिए कि अगर आप 10,20,408 पाउंड्स रेज कर रहे हो और इस पे 2% कॉस्ट जो है आपकी वो फ्लोटेशन की है, तो आपके पास इफेक्टिव प्रोसीड्स कितने आने वाले हैं? 0.98। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 लाख आएगा। इसलिए ये वाला मेथड फॉलो करना है। और फिर इसको डिवाइड करेंगे कि प्राइस क्या है GDR से, क्योंकि अपन इशू एक्सपेंसेस ऑलरेडी फंड्स में इंक्लूड कर चुके हैं। फिर इसको डिवाइड करोगे 10 लाख को 10,20,000 को 13.5 था अपना GDR का प्राइस फॉरेन करेंसी में। तो देखिए आपका आंसर सेम आएगा 75585। तो ये 2 तरीके हैं नंबर ऑफ GDRs कैलकुलेट करने के। लेकिन पहली प्रेफरेंस इफेक्टिव प्रोसीड्स वाले फॉर्मूले को देना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको कॉस्ट ऑफ GDRs में भी यूज होगा। जो इफेक्टिव प्रोसीड्स आप निकालोगे ये कॉस्ट ऑफ GDR में भी यूज होगी। तो देखिए कॉस्ट कैसे निकालते हैं GDR की। अपन इक्विटी शेयर्स की प्राइस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो देखिए आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से प्राइस कैसे निकालते हो शेयर की? D1/RE-D। तो इस फॉर्मूले से अपन कॉस्ट भी निकाल लेते हैं शेयर्स की, यानी कितना रिटर्न चाहिए शेयर्स पे। कैसे निकालते हैं? RE = D1/P0 + G। तो अब ये वाला फॉर्मूला बेस है आपकी कॉस्ट ऑफ GDRs का भी। तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? डिविडेंड पर GDR, यहाँ पे D1 हो जाएगा आपका डिविडेंड पर GDR। ये कैसे निकालोगे? आपका पर शेयर डिविडेंड कितना होने वाला है? इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग दैट GDR। और अगर आपके पास फेस वैल्यू नहीं दी है तो अज्यूम करो 10 रुपीज है। सपोज 3 शेयर्स थे अपने एक GDR में और अपन 30% डिविडेंड लेके चल रहे हैं पर शेयर, और फेस वैल्यू क्या है अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो 10 रुपीज। तो आपका पर GDR डिविडेंड कितना होने वाला है? 3 × 30% × 10 दैट इज 9 रुपीज। ये 9 रुपीज आपका GDR हो जाएगा। और इसको आप पाउंड में निकालोगे तो क्या होगा? डिवाइड बाय 60 इट इज इक्वल्स टू 0.15 पर GDR। तो इस तरीके से आप GDR का डिविडेंड निकाल लोगे। फिर डिवाइड करोगे उसको इफेक्टिव प्रोसीड्स से कि आपकी इफेक्टिव प्रोसीड्स कितनी आई। यहाँ पे प्राइस का मतलब है कि आपके पास कितना प्राइस आने वाला है शेयर पे, मतलब GDR पे भी सेम चीज लोगे कि कितनी प्रोसीड्स आने वाली है और उसमें ऐड कर दोगे ग्रोथ रेट। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ GDR। तो देखिए फॉर्मूला चार्ट में कॉस्ट ऑफ GDR = डिविडेंड पर GDR इन फॉरेन करेंसी अपॉन इफेक्टिव प्रोसीड्स कितना है पर GDR और उसमें ऐड कर दो ग्रोथ रेट। तो ये फॉर्मूला उसका बेस है RE = D1/P0 + G। 2 नोट लिखा लिया मैंने जो मैंने अभी समझाए थे कि डिविडेंड पर GDR कितना होगा? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग GDR। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो अज्यूम करो कि फेस वैल्यू 10 रुपीज है और इस पे डिविडेंड का % अप्लाई करो। तो ये 2 चीज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आ सकती है। मैंने बेसिक समझा दिया कि GDRs कैसे इशू होते हैं,
अपने को कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ जाके अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड कॉन्सेप्ट कवर होता है। फिर आता है अपना कैश मैनेजमेंट इन एमएनसीज। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, यानी वो कंपनी जिनके ऑपरेशंस एक से ज्यादा कंट्री में होते हैं। तो वो लोग कैश कैसे मैनेज करेंगे? तो उन लोगों के पास दो तरीके होते हैं कैश मैनेजमेंट के। एमएनसीज के पास दो तरीके होते हैं कैश मैनेजमेंट के। एक होता है सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट। यहां पे सिर्फ होल्डिंग कंपनी के पास राइट होते हैं बोरोइंग करने के या इन्वेस्ट करने के, यानी सारा कैश होल्डिंग कंपनी मैनेज करती है। सब्सिडियरी कंपनी के पास लोकल बोरोइंग या लोकल इन्वेस्टमेंट का सोर्स अलाउड नहीं होता है। यानी अगर सब्सिडियरी को पैसा चाहिए तो वो होल्डिंग कंपनी को बोलेगा, होल्डिंग कंपनी उसके लिए बोरो करके लाएगा और सब्सिडियरी को देगा। और अगर सब्सिडियरी के पास एक्स्ट्रा है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको होल्डिंग को देना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, सारा कैश होल्डिंग कंपनी मैनेज करती है। और दूसरा होता है अपना डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट। यहाँ पे अपनी सब्सिडियरी के पास लोकल बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट के राइट्स होते हैं, यानी सब्सिडियरी कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा फंड्स है तो वो खुद इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर उनको फंड्स चाहिए तो वो लोकल करेंसी में बोरो कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं कैश मैनेजमेंट के। तो अपने को चेक करना है कि अपनी कंपनी के लिए कौन सा तरीका यूज किए, कि सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट यूज करना है या डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट यूज करना है। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज अपने को एक सिचुएशन दे देंगे कि सपोज एक कंपनी है, मैं रुपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब इंडियन कंपनी है, और इसकी 3 सब्सिडियरीज हैं। से एक यूएस में है, दूसरी यूके में है और तीसरी जापान में है। तो इन तीनों के पास कुछ कैश बैलेंस होंगे। अज्यूम करता हूँ इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, यानी इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और इसके पास भी पॉजिटिव है। तो अपने को एक टाइम पीरियड दी उन्होंने, से 90 डेज की। ये 0 है, ये अपना 90 डेज है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे अपने पास कैश बैलेंसेज हैं सारी सब्सिडियरी के। तो अपने को देखना है कि इस कैश बैलेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, या तो सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट करना है या डिसेंट्रलाइज। तो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि 90 डेज पे अपने पास होल्डिंग कंपनी की करेंसी में कितना कैश फ्लो है, यानी मैच्योरिटी पे जिस मेथड में पूरी कंपनी का कैश फ्लो ज्यादा आएगा वो तरीका अपनाएंगे। और पूरी कंपनी का कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे? होल्डिंग कंपनी की करेंसी। तो सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट में अपन देखेंगे कि एट द एंड ऑफ 90 डेज कंपनी का बैलेंस क्या आ रहा है, और डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट में देखेंगे कि कंपनी का बैलेंस क्या आ रहा है। जिस मेथड में ज्यादा आएगा अपन वो मेथड फॉलो करेंगे। तो अपन किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे, देखिए। अगर डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी अपनी लोकल करेंसी में बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मतलब अगर डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट है तो यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये डॉलर में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर इसके पास नेगेटिव है, मतलब इसको पैसे की जरूरत है, तो ये पाउंड में बोरो कर लेगा, होल्डिंग कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है, और ये भी अपने जापान के मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी के पास राइट्स हैं। तो अपन कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे कैश बैलेंस निकालेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड? अपन देखेंगे कि आज कितना पैसा है तीनों सब्सिडियरी के पास। ये है करेंसी 1, ये है करेंसी 2 और ये है करेंसी 3। ये अपने तीनों सब्सिडियरी की करेंसी है। तो अपने पास इन तीनों करेंसी में कितना पैसा है या फिर कितना पैसा अपने को चाहिए। तो पहली करेंसी अपनी पॉजिटिव थी, मैंने यहाँ डॉलर से रिप्रेजेंट करता हूँ रेफरेंस लेने के लिए, यहाँ पाउंड, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पैसा चाहिए, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ये टाइम पीरियड 0 का बैलेंस है। अब पॉजिटिव है तो आप इन्वेस्ट करोगे, तो अपन कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट इनफ्लो या आउटफ्लो कितना होता है अपने 90 डेज में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का इनफ्लो होने वाला है, यहाँ पे आउटफ्लो होगा क्योंकि बोरो करेंगे, अपने पास नेगेटिव बैलेंस है तो, और यहाँ पे भी इनफ्लो होगा। फिर आप कैलकुलेट कर लोगे कि मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट है अपने पास, यानी विद इंटरेस्ट कितना अमाउंट है।
तो ये एक पॉजिटिव फिगर आएगा, ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। फिर इस अमाउंट को आप कन्वर्ट करोगे अपनी होल्डिंग कंपनी की करेंसी में। अपना ऑब्जेक्टिव क्या था कि 90 डेज के एंड पे अपने को कैश बैलेंस निकालना है इंडियन कंपनी की करेंसी में। तो आपने ये सारा अमाउंट मैच्योरिटी पे जो सब्सिडरी के पास है उसको कन्वर्ट कर लिया कन्वर्जन रेट यूज करके, तो आपके पास आ गया इक्विवेलेंट अमाउंट होम करेंसी में, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपके पास आ जाएगा कि टोटल कैश बैलेंस कितना बन रहा है डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट में 90 डेज के एंड में। फिर अपन देखेंगे कि अगर सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट करते तो बैलेंस कितना होता, तो कैसे अप्रोच करेंगे। आप सबसे पहले लिखोगे कि आज सब्सिडरी के पास कितना पैसा है या उनको कितना पैसा चाहिए। नाउ सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट में सब्सिडरी के पास राइट्स नहीं होते हैं बोरोइंग करने के, इन्वेस्ट करने के, इनके बिहाफ पे कौन करेगा, होल्डिंग कंपनी। तो आप आज स्पॉट रेट लोगे कि इन करेंसी का स्पॉट रेट क्या चल रहा है, और इक्विवेलेंट अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे आज के दिन में इन सब्सिडरी का अपनी रुपये की करेंसी में। तो इन तीनों को आप प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये T0 पे कितना अमाउंट है होल्डिंग कंपनी की करेंसी में। ना अगर ये पॉजिटिव है तो इसको इन्वेस्ट कर दो और नेगेटिव है तो बोरो कर लो। तो फिर आप इसमें करोगे इंटरेस्ट इनफ्लो आउटफ्लो का एडजस्टमेंट, तो आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट अमाउंट मैच्योरिटी पे, यानी 90 डेज के एंड पे बैलेंस कितना हो रहा है रुपये पे। फिर आप इसको कंपेयर करोगे इस इक्विवेलेंट अमाउंट से, और जिस मेथड में ज़्यादा कैश बैलेंस आ रहा है वो फॉलो करना है। ये है आपका कैश मैनेजमेंट। तो दो तरीके कैश मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड में सब्सिडियरी कंपनी अपनी करेंसी में बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट करती है। तो आप कैश बैलेंस कैसे निकालोगे, आप लोगे कि आज T0 पे कितना बैलेंस है, फिर उसको इन्वेस्ट कर देंगे, फिर अपने पास आ जाएगा मैच्योरिटी पे कितना कैश बैलेंस है सब्सिडियरी की करेंसी में, फिर आप कन्वर्जन रेट यूज करोगे और इक्विवेलेंट अमाउंट कैलकुलेट करोगे होल्डिंग कंपनी की करेंसी में। तो आपके पास आ जाएगा कैश बैलेंस डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट में। फिर सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट में अपन कैलकुलेट करेंगे कैश बैलेंस। तो आज कितना पैसा है वो उसको आज ही कन्वर्ट कर दो तो इक्विवेलेंट अमाउंट आ जाएगा अपने पास होम करेंसी में। फिर अपन देखेंगे कि टोटल कितना हो रहा है तीनों का एडजस्टमेंट। सॉरी कपल ऑफ टाइम्स डिस्टर्ब हो गए, ठीक है वापस आ जाते हैं। फिर अपन कैलकुलेट करेंगे कि इक्विवेलेंट अमाउंट कितना हो रहा है। फिर अपन इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे कि अगर पॉजिटिव कैश बैलेंस था T0 पे होल्डिंग कंपनी की करेंसी में तो इंटरेस्ट का इनफ्लो होगा, और अगर नेगेटिव बैलेंस था तो आउटफ्लो होगा। और फिर आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट अमाउंट मैच्योरिटी। फिर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे और डिसाइड करोगे कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो ये है आपका कैश मैनेजमेंट इन MNC का कॉन्सेप्ट। तो चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अपना। अपन आ जाते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, दैट इज द नेटिंग कॉन्सेप्ट। टोटल 4 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं अपने चैप्टर में, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपने फॉरेक्स के चैप्टर में भी किया है। अगर आपको याद हो तो अपन ने इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स की थी, जहां पे आप किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के बिना अपने फॉरेक्स के एक्सपोजर को हेज करते थे, वहां पे अपन ने नेटिंग किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो नेटिंग का मतलब होता है कि कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो से ऑफसेट करना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेव द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जल्दी समझ आएगा। चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज ये अपनी कंपनी है ए, एक और कंपनी है बी, ये यूएस में है, ये इंडिया में है। अपन ने बी से कुछ माल इंपोर्ट किया था, तो अपने को पेमेंट करना पड़ेगा उसका से। उसका अमाउंट है $50,000। कितना है, $50,000।
अपन ने कुछ चीज एक्सपोर्ट भी की थी बी को, अपन ने कुछ चीज एक्सपोर्ट भी की थी बी को, और उसका पेमेंट अपना ड्यू है से $40,000, और मैं रेट लेके चल रहा हूं 70/71। रुपी बाय डॉलर का रेट चल रहा है 70/71। तो मैं इसको सेटल कैसे करूंगा? अगर मैं नेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लेता हूं तो मैं $50,000 बाय करूंगा किस रेट पे? 71 पे। तो मेरा कितना आउटफ्लो होने वाला है? 50,000 इंटू 71, इट इज इक्वल्स टू 35.5 लाख। ना अब मुझे $40,000 बी ने दे दिए वापस, तो अब मैं उसको वापस बेच दूंगा बैंक में जाके, और बेचने के लिए कौन सा रेट लूंगा? 70 रुपीज। तो मेरा इनफ्लो कितना होगा? 40,000 इंटू 70, दैट इज 28 लैक्स। तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ गई? 7.5 लैक्स नेट कॉस्ट पड़ी। तो ये मैंने नेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, लेकिन अगर मैं नेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करता तो मुझे $50,000 बी को देने हैं और उससे 40,000 लेने हैं, तो मैं नेट 10,000 का पेमेंट करूंगा। तो $10,000 किस रेट पे खरीदूंगा? 71। तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 7.1 लैक्स। तो यहाँ पे मेरी पता है क्या बची? ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट 70 माइनस 71, ये जो स्प्रेड है ना, ये अपने $40,000 पे एक्स्ट्रा लग गए, ₹1, इसलिए यहाँ पे 40,000 ज्यादा कॉस्ट आ रही है। तो आप नेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे टू सेव योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसका मतलब होता है ऑफसेटिंग फॉरेन करेंसी कैश आउटफ्लोज विद फॉरेन करेंसी कैश इनफ्लोज। आपने इस कैश आउटफ्लो को इस कैश इनफ्लो से ऑफसेट किया। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बायलैटरल नेटिंग। जब दो पार्टी के बीच में आप कैश फ्लोज नेट करते हो तो उसको बोलते हैं बायलैटरल नेटिंग, और ऑब्वियसली इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सेकंड इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो देखिए बायलैटरल नेटिंग अपन ने देखी, इट मींस ऑफसेटिंग फॉरेन करेंसीज कैश फ्लो बिटवीन टू कंपनीज। ये एग्जांपल अपन ऑलरेडी देख चुके हैं अलग फिगर लेके। और दूसरा होता है अपना मल्टीलैटरल नेटिंग। दूसरा होता है अपना मल्टीलैटरल नेटिंग। तो इसमें आप कैश फ्लोज ऑफसेट करोगे दो से ज्यादा कंपनी में। सपोज एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है, सारी सब्सिडरीज के कैश एडजस्टमेंट है आपस में। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द कैश फ्रॉम वन सब्सिडरी टू ईच सब्सिडरी, आप सारी सब्सिडरीज के कैश बैलेंस को ऑफसेट कर दोगे, और जो नेट बैलेंस बचेगा ना, सिर्फ उसका सेटलमेंट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाया है। देखिए बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया है। सबसे पहले मतलब लिखा है कि इट मीन्स ऑफसेटिंग फॉरेन करेंसीज कैश फ्लोज बिटवीन मोर देन टू कंपनीज, यानी दो कंपनी से ज्यादा के बीच में अगर आप कैश फ्लो ऑफसेट करते हो तो वो मल्टीलैटरल नेटिंग की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल, ए अपनी इंडियन कंपनी है, मैंने रुपी से रिप्रेजेंट किया है, उसकी 3 सब्सिडरी है। एक अपनी यूएस में है एक्स, एक अपनी यूके में है वाई, और एक अपनी जापान में है जेड। और तीनों के कैश बैलेंस दिए आपस में। ये इधर की साइड रेसिपिएंट है और इधर पेई है। मतलब एक्स को वाई से 10 पाउंड लेना है और 200 येन लेना है जेड से। अब वाई को एक्स से $50 लेना है और जेड को अपने वाई से 20 पाउंड लेना है। ये सारे कैश एडजस्टमेंट चल रहे हैं अपनी सब्सिडरीज के बीच में। और अपने पास आज रेट दिया है कि 1 पाउंड का रेट है ₹100, इट इज इक्वल्स टू $2, यानी $1 हो गया आपका ₹50, एंड इट इज इक्वल्स टू 200 येन, यानी ₹1 हो गया आपका 2 येन के बराबर। मैंने सिंपल से रेट लिए ताकि मैं रिलेट कर पाऊं सारी चीजें। तो इस केस में इंस्टेड के सारी करेंसीज का एडजस्टमेंट करें, अपन नेटिंग करेंगे। तो पहली स्टेप होगी इसकी कि आप ये जो सारे कैश फ्लोज है ना, ये जो सारे कैश फ्लोज दिख रहे हैं ना आपको ऑरेंज में, इन सारों को होल्डिंग कंपनी की करेंसी में कन्वर्ट कर लो, फिर अपना नेट करना इजी हो जाएगा। तो अपन ने पहली स्टेप में क्या किया? कैलकुलेट कैश फ्लोज इन पेरेंट करेंसी। तो देखिए एक्स को वाई से 10 पाउंड लेना थे और 1 पाउंड का रेट क्या है? ₹100,
यानी 1000 रुपये लेने, जेड से लेने थे 200 येन, और 1 येन का रेट क्या है 0.5 रुपीज़, यानी 100 रुपये लेने। इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट किया कि वाई को एक्स से 2500 रुपीज़ लेने और जेड को वाई से 2000 रुपीज़ लेने। तो आप देखिए नेट एडजस्टमेंट क्या है आपका, मैं रिप्रेजेंट करता हूं कहाँ पे, तो अपने एक्स का कैश फ्लो देखिए, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अलग शीट में आ जाते हैं अपन। देखिए ये अपनी तीनों कंपनी है एक्स वाई और जेड, इन तीनों का नेट बैलेंस लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो, तो आप इससे नेट कर पाओगे। तो अपन ने क्या किया, एक्स को 1000 रुपये वाई से लेने थे और 100 रुपये जेड से लेने थे, मतलब कितना कैश इनफ्लो आने वाला है एक्स के बाद, 1100 रुपये आने वाले हैं। अब एक्स का आउटफ्लो भी देखते हैं, एक्स को वाई को देने थे कितने 2500, ये वाई रिसिपेंट है अपना इस तरह लिखा है तो, और ये एक्स पे ही है, यानी एक्स को वाई को देने थे 2500, तो इसका कैश आउटफ्लो क्या होगा इस सिचुएशन में 2500। तो इसका नेट कितना बनता है, इसको 1400 का आउटफ्लो होने वाला है। किसको होने वाला है ये अभी अपन डिसाइड करेंगे, इसको नेट 1400 देना है। फिर आप देखोगे y को 2500 x से लेने, तो इसके पास कैश इनफ्लो कितना आने वाला है 2500, और इसको x को कितने देने थे 1000 और z को कितने देने थे 2000, यानी इसके टोटल 3000 ड्यू है देने के। तो इसका कैश आउटफ्लो कितना है 3000, तो इसका नेट कितना आउटफ्लो होने वाला है ये पता है अपने को 500। अब z का बैलेंस देखते हैं, तो z को y से 2000 लेने और किसी से कुछ भी नहीं लेना है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका 2000 इनफ्लो आने वाला है। नाउ इसको पेमेंट किसको करना है, z को सिर्फ x को पेमेंट करना है। z की कैटेगरी में देखिए ये पेई की लिस्ट है, सिर्फ एक है x का पेमेंट, कितना है 100 रुपये। तो इसका कैश आउटफ्लो कितना है 100, मतलब इसको 1900 नेट मिलने वाले हैं। तो ये नेट कैश फ्लो क्या हो जाएगी दोनों का सेटलमेंट, कि भाई z को 1900 चाहिए और x को 1400 देना है और y को 1400। तो क्या करेंगे अपन, ये x 1400 दे देगा z को, तो इसका सेटलमेंट हो गया, और ये y जो है ये 500 दे देगा। तो सिर्फ ये दो सेटलमेंट करके आपका पूरा सेटलमेंट हो जाएगा नेटिंग करके। तो देखिए यही चार्ट में बताया है कि नेट सेटलमेंट कैसे होगा, कैलकुलेट नेट कैश फ्लोज इन सेकेंड स्टेप। आप चाहो तो सेकेंड स्टेप ये वाली टेबल बना सकते हो, मैंने डायग्राम में नहीं दिए, चार्ट में नहीं दिए, क्योंकि मुझे अभी आई है। और फिर इसको थर्ड स्टेप में दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से इजी हो जाएगा। और आपका मैं चार्ट में एडजस्टमेंट कर दूंगा इस लेक्चर के बाद, और अपलोड जो करूँगा वो भी रिवाइज चार्ट ही करूँगा, तो मैं सेकेंड स्टेप भी इंक्लूड कर लूँगा चार्ट में, और इसको स्टेप 3 कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में आप नेट कैश फ्लो कैलकुलेट कर लोगे कि y को 500 देने हैं और x को 1400 देने हैं, तो z को 1900 मिल चुके हैं। तो इस नेटिंग करके आपके सिर्फ 2 एडजस्टमेंट रह जाएंगे इंस्टेड ऑफ 5 एडजस्टमेंट। यहाँ देखो 5 एडजस्टमेंट थे टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 थे। तो आपने 2 एडजस्टमेंट करके और इसको पूरा सेटल कर दिया। तो ये है आपका मल्टीलैटरल नेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ जाके अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होता है। अपन ने चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो कवर किया है। तो यहाँ चल के अपना चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर का रिवीजन अच्छा लगा है तो प्लीज फीडबैक देना, इट विल मोटिवेट मी टू वर्क हार्डर। और फिर अब अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। चलिए, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।